स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जानेंगे ईबी टिचनर के बारे में। ईबी टिचनर जिसने संरचनावाद को एक नई पहचान दी। ईबी टिचनर का जन्म 1867 में ब्रिटेन में हुआ। पारिवारिक हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे। स्कॉलरशिप की सहायता से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तक पहुंचे। वहां पर साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया, लेकिन वहां पर पढ़ी साइकोलॉजी से ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे। इसी के चलते 1890 में विल्हेल्म वुंट के पास चले गए। वहां पर 2 वर्ष तक उनके साथ अध्ययन किया, अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। इनकी शोध का विषय रहा बाइनोकुलर इफेक्ट ऑन मोनोकुलर स्टिमुलेशन। वहां से वापस ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ही आई और वहां पर एक्सटेंशन लेक्चरर का पद मिला, उस पर नियुक्त हुए। लेकिन इनके द्वारा पढ़ी गई जो नई साइकोलॉजी थी उसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया, ज्यादा पसंद नहीं आई उनको, जिसके चलते ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका में चले गई और जहां पर 35 वर्ष तक कार्य किया, संरचनावाद को एक नई दिशा दी। इन 35 वर्षों में लगभग 50 से ज्यादा पीएचडी इनके सुपरविजन में हुई। अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पर इनकी 4 वॉल्यूम काफी प्रसिद्ध हुए। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, एलिमेंट्री साइकोलॉजी। इसके अलावा जो अमेरिका का साइकोलॉजी जर्नल था उसमें एडिटर रहे, जिसमें इन्होंने जीएस हॉल की जगह ली। 1927 में इनका निधन हुआ। ये तो इनका जीवन काल था। इसके बाद हम बात करते हैं इनका कंट्रीब्यूशन जो साइकोलॉजी में था। सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर पे। सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी में जैसा कि वुंट ने कहा कि जो हमारे साइकोलॉजी है वो इमीडिएट एक्सपीरियंस का अध्ययन करती है और फिजिक्स मीडिएट एक्सपीरियंस का अध्ययन करती है। टिचनर ने इसको क्रिटिसाइज किया और कहा कि इस तरह से उनको अलग नहीं बांटना चाहिए, ना ही उनमें कोई इस तरह का भेद है, बल्कि ऑल एक्सपीरियंस आर इमीडिएट। इसने कहा कि 2 विषय इसलिए अलग नहीं होते कि दोनों अलग सब्जेक्ट से डील करते हैं, बल्कि वो इसलिए अलग है कि किसी विषय वस्तु पर वो अलग दृष्टिकोण रखते हैं। साइकोलॉजी किसी भी एक्सपीरियंस का अध्ययन उस व्यक्ति को केंद्र में रखकर करती है। किसी भी जो इमीडिएट एक्सपीरियंस है उस व्यक्ति को केंद्र में रखेगी, जबकि फिजिक्स उस व्यक्ति के अनुभव को शामिल किए बिना ही उसका अध्ययन करता है। आगे इन्होंने बात की कि जो हमारा माइंड और कॉन्शियसनेस है उसमें भी डिफरेंस है। एक व्यक्ति की जो पूरी लाइफ जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी अनुभव उसके पास है वो उसका माइंड है, जबकि कॉन्शियसनेस की बात करें तो एक गिवन टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में उसके द्वारा जो अनुभव किया गया है वो उसका कॉन्शियसनेस कहलाता है। यहां पर टिचनर ये मानते थे कि भाई जो हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस है वो व्यक्ति द्वारा जो अनुभव किया गया है, यानी जो लिविंग बॉडी महसूस कर रही है, उसी के साथ उसको अध्ययन किया जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने 3 बेसिक प्रॉब्लम की बात की साइकोलॉजी में, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। यानी जो हमारा इमीडिएट एक्सपीरियंस या कॉन्शियस माइंड है, किस तरह से उसको सिंपल फॉर्म में एनालाइज किया जा सकता है। हाउ में इन्होंने बात की कि किस तरह से ये आपस में जुड़ते हैं, काम करते हैं, कौन से नियम इनको गवर्न करते हैं। और व्हाई में इन्होंने बात की किस तरह से ये एक व्यक्ति के माइंड और बॉडी को प्रभावित करते हैं। इन्होंने इमीडिएट एक्सपीरियंस में 3 एलिमेंट शामिल किए, जबकि वुंट यहाँ पर 2 एलिमेंट को ही मानते थे। 3 एलिमेंट्स में इन्होंने बात की सेंसेशन, फीलिंग या अफेक्शन, और तीसरा जो इन्होंने जोड़ा वो था इमेज। इन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में लगभग 42,415 तरह की सेंसेशन की भी बात की, यानी 42,000 प्लस सेंसेशन होती है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट यदि हम बात करें, इन्होंने जो काम किया, टिचनर ने जो वुंट द्वारा दी गई ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग थी उसको रिजेक्ट किया। उसमें से सिर्फ इन्होंने प्लेजेंट अनप्लेजेंट वाले डायमेंशन को ही शामिल किया, हालांकि बाद में उसको भी रिजेक्ट किया। यह भी बात सच है कि टिचनर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में इस बात को माना
कि भाई सेंसेशन और इमेज दो अलग एलिमेंट नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हैं और इसमें सेंसेशन ही ज्यादा डोमिनेंट रहता है। इसके साथ साथ टिश्नर ने जो हमारे इमीडिएट एक्सपीरियंस या कॉन्शियस माइंड के एलिमेंट्स हैं उनके एट्रीब्यूट्स की भी बात की। हालांकि इन एट्रीब्यूट्स पे वुंट ने भी काम किया था, लेकिन उन्होंने दो एट्रीब्यूट ही माने थे कि इन एलिमेंट्स में इंटेंसिटी और क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है, यानी क्वालिटी और इंटेंसिटी। इन्होंने दो और एट्रीब्यूट को शामिल किया, उनकी क्लियरिटी को और उनकी ड्यूरेशन को। मान लीजिए कोई भी स्टिमुलस है तो उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी इंटेंसिटी कैसी है, ये बात करते थे कौन, वुंट। लेकिन उस क्वालिटी इंटेंसिटी के साथ साथ उसका ड्यूरेशन क्या रहा, उसमें क्लियरिटी क्या थी, इन दो पहलुओं को और शामिल किया किसने, टिश्नर ने। अब इसके पश्चात आगे हम बात करें कि जी उस समय एक स्कूल चलता था वुर्जबर्ग, जिसमें इमेजलेस थॉट की बात की जाती थी, जिसकी आलोचना की किसने, विल्हेल्म वुंट ने, और कहा कि ये नॉनसेंस बातें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये सारा कंट्रीब्यूशन जो है वो किसकी तरफ से आ रहा है, टिश्नर के। टिश्नर की अब बात करेंगे हम मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी क्या। तो उन्होंने भी उसी तरह जैसे वुंट ने इंट्रोस्पेक्शन मेथड को प्रायोरिटी दी, इन्होंने भी माना इंट्रोस्पेक्शन अच्छा मेथड है। इसके साथ साथ एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन को भी कुछ हद तक शामिल किया। इंट्रोस्पेक्शन मेथड के रूल्स भी इन्होंने बताए, कैसे ट्रेंड इंट्रोस्पेक्शन का व्यक्ति तैयार किया जा सकता है, उस पर भी इन्होंने बात की। इसके साथ साथ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो पहलू इनके कार्य में देखने को मिलता है वो स्टिमुलस एरर है। स्टिमुलस एरर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कभी विस्तार से जानेंगे। आगे इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन पे बात की, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन पे बात की, इमोशन पे बात की। और इन्होंने इमोशन, दरअसल जो अफेक्शन था, अफेक्शन इज द पार्ट ऑफ इमोशन, उसी का पार्ट माना। और इन्होंने कहा कि इन इमोशंस को स्टडी करने के लिए जो हमारा अफेक्शन वाला पार्ट है, इसको स्टडी करने के लिए दो मेथड यूज की जा सकते हैं, मेथड ऑफ इंप्रेशन और मेथड ऑफ एक्सप्रेशन। अब इसके अलावा हम बात करें माइंड बॉडी प्रॉब्लम पे, तो माइंड बॉडी प्रॉब्लम पे टिश्नर भी वैसे ही विचार रखते थे जैसे कि विल्हेल्म वुंट रखते थे। इन्होंने भी पैरेललिस्ट अप्रोच अपनाई, ड्यूलिस्टिक अप्रोच अपनाई, यानी माइंड और बॉडी दोनों पैरेलल चलते हैं बिना एक दूसरे को प्रभावित किए। हालांकि इस बात से भी ये सहमत थे कि एक में परिवर्तन करते हैं तो दूसरे में प्रभाव देखा जा सकता है, लेकिन यदि हम इंडिपेंडेंट एक एक को स्टडी करना चाहें तो दूसरे पे उसका ज्यादा एक तरह से असर नहीं देखा जाता। यानी एक में चेंज दूसरे में आ सकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या है, सेपरेट है, दोनों अलग चीजें। माइंड से इनका जो अभिप्राय था वो मेंटल एक्टिविटी से था, और बॉडी से अभिप्राय जो था इनका फिजिकल एक्टिविटी से था। यानी मेंटल एक्टिविटी का फिजिकल एक्टिविटी पे प्रभाव नहीं पड़ता और फिजिकल एक्टिविटी का माइंड पे, यानी ये ड्यूलिस्टिक, माइंड और बॉडी को कोरिलेट न मानते हुए अलग मानते थे। अब इसके पश्चात आगे हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। देखिए, अगर टिश्नर की बात की जाए तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड को लेके काफी आलोचना हुई, हालांकि उन्होंने अपने तर्क भी दिए। ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड को लेके क्या आलोचना हुई, मैं चाह रहा हूं कि जब हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड को स्टडी करें तो उसी में ये सारी बातें हम जान लेंगे। जैसे कोई भी जो इमीडिएट एक्सपीरियंस है, इंट्रोस्पेक्शन है, वो ज्यादा देर तक नहीं रहता। इंट्रोस्पेक्शन में हम ज्यादा देर तक नहीं रह पाते, बल्कि वो रेट्रोस्पेक्शन में तब्दील हो जाता है। फिर एक व्यक्ति के सामने जो स्टिमुलस या जैसे वो महसूस कर रहा है, कुछ समय बाद हम पाएंगे कि वो बदल जाता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को गुस्सा आया है, उस समय हम उसके अनुभव पूछते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो वहां पर वो गुस्सा, एग्रेशन अब उसमें नहीं देखा जाता है। और भी बहुत सारे, जैसे अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी नहीं किया जा सकता, रिटार्डेड बच्चे या इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों पर ये कारगर नहीं था। या एक और आलोचना थी जो गेस्टाल्ट स्कूल की तरफ से आई कि भाई ये एनालाइज क्यों कर रहे हैं माइंड को, उसको एज ए होल किस तरह से वो समग्र में काम करता है उस पर ध्यान दिया जाए। फंक्शनलिज्म ने इसको क्रिटिसाइज किया कि क्यों इसको एनालाइज करने पे बैठे हैं, इसके फंक्शनल अप्रोच को इनको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये तमाम चीजों को लेके आलोचना हुई। हालांकि वुंट में और टिश्नर में समानताएं भी बहुत थी, लेकिन कुछ पहलुओं पर अलगाव भी था, जो एक सेकंड में हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कॉन्शियसनेस के लिए 3 एलिमेंट टिश्नर ने माने, वुंट ने 2 एलिमेंट को ही स्वीकार किया था। ट्राई डायमेंशनल थ्योरी वुंट ने स्वीकार की, टिश्नर ने उसको रिजेक्ट कर दिया था।
इसके अलावा यहाँ पर एक और ये भिन्नताएं रखते थे। एक भिन्नता जो इनकी चलती थी वो ये थी कि जो हमारा इमीडिएट एक्सपीरियंस और मीडिएट एक्सपीरियंस है वो अलग अलग होते हैं, ऐसा वुंट मानते थे, जबकि इन्होंने कहा कि नहीं, सभी इमीडिएट एक्सपीरियंस ही होते हैं। ठीक है, तो ये इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस थे। इसके अलावा हम इसके भाग्य की बात करें, स्ट्रक्चरलिज्म का क्या अस्तित्व रहा, तो अभी आज के समय में इसको नहीं देखा जा सकता है, और ये इसने अपनी हत्या या अपनी मृत्यु स्वयं ही की। कैसे की? क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म में क्या हुआ कि उन्होंने जो मॉडर्न अप्रोच आ रही थी, जो अप्लाइड ब्रांचेस आ रही थी, उस रूप को स्वीकार नहीं किया। जैसे एनिमल साइकोलॉजी पे उस समय काम चल रहा था, अब नॉर्मल साइकोलॉजी पे, चाइल्ड साइकोलॉजी पे, तो जो उसका अप्लाइड एस्पेक्ट था साइकोलॉजी का, उस रूप को इन्होंने एक तो स्वीकार नहीं किया। फिर मेथड्स में ये सब्जेक्टिव मेथड को, इंट्रोस्पेक्शन इज सब्जेक्टिव मेथड, तो उसको लेके बैठ के ऑब्जेक्टिव मेथड्स होने चाहिए थे। तो ये कई सारी चीजें ऐसी थी जो इसके लिए आत्मघाती साबित हुई, और आज के समय में हम बात करें कि स्ट्रक्चरलिज्म नहीं देखा जाता है। 1920-25 तक ये रहा, लेकिन फिर भी जो भी इसका सफर रहा बहुत बेहतरीन था, और एक समय में इन्होंने काफी अपना इम्पोर्टेंट वर्क किया।